हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द कोचिंग गुरु में। आइए बात करते हैं, अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं और शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। तो सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो सबसे पहला प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोगों को देना है। प्रश्न नंबर 1 है, सभी पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक। अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज तृतीय तथा मोहम्मद गोरी के बीच तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी की हार हुई थी? प्रथम युद्ध के बारे में पूछा गया है, तराइन का प्रथम युद्ध पूछा गया है दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध। और किस किस के मध्य हुआ था? पृथ्वीराज चौहान यानी कि पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। तो ध्यान रखना, दिल्ली का शासक थे उस समय, दिल्ली के शासक जिनका नाम था पृथ्वीराज चौहान तृतीय यानी कि पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान। ऐसे में गजनी का शासक बना 1175 में मोहम्मद गोरी, और मोहम्मद गोरी ने 1175 में गजनी का शासक बनने के बाद पहला आक्रमण किया मुल्तान में, और वो समय था 1178। मुल्तान में उस समय वहां पर राजा थे भीमद्वितीय, भीमद्वितीय अनिलवाड़ के शासक थे, चालुक्य वंश के शासक थे। अनिलवाड़ जगह पड़ती है गुजरात में, वहीं पर मुल्तान के पास में इनका एक भयंकर युद्ध होता है और भीमद्वितीय मोहम्मद गोरी को हरा देते हैं। ऐसे में मोहम्मद गोरी हारने के बाद जो है, इसमें भीमद्वितीय वर्सेस गोरी की लड़ाई होती है और गोरी की इसमें हार होती है। तो पहली बार गोरी की हार होती है भारत में, भीमद्वितीय उसको 1178 में हरा देता है। उसके बाद गोरी फिर से तैयार होकर 1191 में आता है, 1191 में पृथ्वीराज के साथ में लड़ाई होती है, पृथ्वीराज वर्सेस गोरी, और इस युद्ध में भी गोरी की हार हो जाती है। गोरी को हरा देते हैं पृथ्वीराज चौहान, दिल्ली के शासक हैं, और ऐसे में गोरी अपनी जान बचाकर मुल्तान की तरफ भागता है। लेकिन भारतीय राजाओं का एक, कह लीजिए कि सहानुभूति थी कि वो छोड़ देते थे, उसको छोड़ दिया। ऐसे में गोरी फिर से अगले साल तैयार होकर आता है और फिर से 1192 में तराइन का सेकंड वॉर होता है। यह था तराइन का प्रथम युद्ध, प्रथम युद्ध। यह तराइन का प्रथम युद्ध था, और यहां पर होता है तराइन का सेकंड वॉर, सेकंड युद्ध। इसमें पृथ्वीराज चौहान वर्सेस गोरी के मध्य लड़ाई होती है, और इसमें गोरी जीत जाता है और पृथ्वीराज की हार हो जाती है। ऐसे में पृथ्वीराज की हार के बाद में गोरी वह भूल नहीं करता है जो भारतीय राजा करते थे, उसको छोड़ता नहीं है, उसको अपने साथ में ले जाता है, और ऐसा कहा जाता है इतिहास के अनुसार कि अंधा करके बाद में उसकी हत्या कर दी जाती है। फिर उसके बाद में गोरी की भारत में कई प्रकार की लड़ाइयां होती हैं। नंबर 1 पर 1191 आपने देखा। सबसे पहले तो यदि बात करें 1175, शुरू से पढ़ लेते हैं। 1175 में कहां पर? मुल्तान। दूसरे नंबर पर 1191 तराइन, प्रथम युद्ध। 1192 तराइन, सेकंड युद्ध। 1194 चंदावर, और चंदावर का युद्ध होता है दोस्तों उत्तर प्रदेश में एटा जिले के पास में चंदावर का युद्ध होता है, और युद्ध होता है कन्नौज के राजा जयचंद के साथ में। गढ़वाल वंश के शासक थे जयचंद, और जयचंद के साथ में युद्ध होता है, और उस युद्ध में जयचंद की हार होती है और मोहम्मद गोरी की जीत हो जाती है। उसके बाद में 1203 में कालिंजर अभियान करता है और कालिंजर को जीत लेता है, परमादी देव को हरा देता है। और फिर 1206 में एक खोखर राजा के हाथ से इसकी मृत्यु हो जाती है, चाकू मारकर इसकी मृत्यु कर दी जाती है गोरी की। यह है गोरी का के कुछ युद्ध प्रमुख। तो इसमें जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1191 में हुआ था, जो किस किस के मध्य हुआ था? पृथ्वीराज चौहान वर्सेस गोरी के मध्य हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज की जीत हुई थी। तो पहले प्रश्न का उत्तर हमारे पास में आ गया है। चलिए दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? बंबई में, कोलकाता में, सूरत में या लखनऊ में? दोस्तों, जो कांग्रेस शब्द है ये उत्तरी अमेरिका से लिया गया है, उत्तरी अमेरिका से।
ये जो शब्द है ये उत्तरी अमेरिका से लिया गया है। इसका मतलब होता है, शब्द का अर्थ होता है लोगों का समूह, लोगों का समूह। ऐसे में पहली बार भारत में कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई। जगह थी ग्वालियर टैंक, ग्वालियर टैंक में स्थान था गोकुलदास, गोकुलदास संस्कृत कॉलेज। ऐसे में इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम, स्कॉटलैंड के थे, स्कॉटलैंड के थे। A.O. ह्यूम इसके संस्थापक थे, शिमला में आकर बस गए थे, इसीलिए इनको हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जाना जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला, हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जाना जाता है। यही जन्मदाता थे किसके? यही जन्मदाता थे कांग्रेस के। अब हम बात करते हैं कांग्रेस के अधिवेशनों की। तो नंबर 1 पर 1885, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1891 और 1892। तो कुछ प्रमुख अधिवेशन है। सबसे पहले अधिवेशन की यदि बात करें तो सबसे पहला अधिवेशन होता है बंबई में, बंबई में होता है और इसके अध्यक्ष बनते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। सतीश चंद्र बनर्जी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। आगे हम बात करते हैं 1986 की, तो ये होता है कलकत्ता में। और दोस्तों इसमें अध्यक्ष बनते हैं दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। ऐसे में हम बात करते हैं, अगला वाला होता है मद्रास में 1987 का, 1988 का इलाहाबाद में होता है। और इस अधिवेशन में यह महत्वपूर्ण इसलिए है इलाहाबाद का, इसमें प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बनता है, प्रथम अंग्रेज। और प्रथम अंग्रेज का नाम था जॉर्ज यूल, जॉर्ज यूल। तो बताइए प्रथम अंग्रेज कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे? 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन। आगे बात करते हैं नेक्स्ट 1889 का, फिर से बंबई होता है, फिर अगला होता है फिर से कलकत्ता होता है, अगला नागपुर होता है और फिर से अगला 1893 का इलाहाबाद होता है दोस्तों, इलाहाबाद। इस तरह से ये शुरू के प्रारंभिक 8 अधिवेशन हैं, इनको आप ध्यान से सुन लीजिएगा। राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ है? आपको आपका उत्तर मिल गया है 1885 में बंबई में। कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस शब्द जो है उत्तरी अमेरिका से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है लोगों का समूह। 28 दिसंबर 1885 को ग्वालियर टैंक गोकुलदास संस्कृत कॉलेज में संस्थापक A.O. ह्यूम के द्वारा, जो स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, कांग्रेस की स्थापना की गई। वो शिमला में आकर बस गए थे क्योंकि अंग्रेज थे और शिमला में सर्दी की वजह से बस गए थे, वहां पर मौसम अच्छा होता है। हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से इनको जाना जाता था। ऐसे में प्रथम 1885 का अधिवेशन होता है जिसमें अध्यक्ष बनते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। उसके बाद में पहले अंग्रेज अध्यक्ष बनते हैं कौन? जॉर्ज यूल, जो इलाहाबाद के सम्मेलन में बनते हैं, इलाहाबाद के अधिवेशन में बनते हैं 1888 में। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, अगला प्रश्न है पीआईओ का विस्तृत रूप क्या है? पीआईओ का, तो इसको हम लोग थोड़ा सा, ये मिस एरर हो गया है, यहां पर आएगा पर्सन, पर्सन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इसका ये वाला ऑप्शन होगा सही। आप लोगों को बताना है पीआईओ क्या होता है। दोस्तों हमारे संविधान के भाग 2 के अंतर्गत नागरिकता का प्रावधान किया गया है और हमारे भारतीय संविधान में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। प्रत्येक व्यक्ति को एकल नागरिकता का प्रावधान है, किसी भी व्यक्ति को दोहरी नागरिकता नहीं है। ऐसे में यदि व्यक्ति विदेश में जाकर रहता है तो भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, भारत से विदेश में, विदेश से भारत में आ जाएगा तो भारत की नागरिकता मिल जाएगी और वहां की समाप्त हो जाएगी। केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है और ये एकल नागरिकता का प्रावधान हमारे देश ने ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है, ये ब्रिटेन से लिया है, ब्रिटेन से लिया है।
अब हम बात करते हैं मुख्य मुद्दे की। तो मुख्य मुद्दा यह है कि नागरिकता के आधार पर एक व्यक्ति होता है जो भारतीय है लेकिन विदेश में रह रहा है। उसके पिता या माता में से कोई भारतीय रहा होगा या दादा दादी में से कोई भारतीय मूल का रहा होगा। ऐसे में वह व्यक्ति जो अब विदेश में रह रहा है उसको भारत में लाने के लिए भारत सरकार ने एक योजना तैयार की है जिसको नाम दिया गया है PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इसकी शुरुआत सबसे पहले यदि बात की जाए तो ये कार्ड दिया जाता है उन विदेशी व्यक्तियों को जो कभी जिनके माता या पिता या दादा दादी में से भारतीय मूल के रहे हैं। उनको भारत में बुलाने के लिए एक निमंत्रण है कि उन पर किसी भी प्रकार का कोई उनकी मुद्रा पर चेंजेस पर टैक्स नहीं लगेगा, आने जाने में उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, उनको एक परमिट दिया जाएगा और उनको वीजा की कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी आने जाने में उनकी सहूलियत के लिए, ताकि वो विदेश में आए और विदेशी मुद्रा को भारत में लेकर आए, अपने बच्चों के अपने परिवार के साथ आए, ताकि यहाँ पर टूरिस्ट को बढ़ावा मिल सके और विदेशी करेंसी भारत में आए और भारत में डेवलपमेंट का वो हिस्सा बन सके। ये एक भारत सरकार की अच्छी पहल है। तो PIO की फुल फॉर्म है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये आता है हमारे नागरिकता भाग 2 के अंतर्गत। और यदि आपसे पूछा जाए कि नागरिकता अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित हुआ था, तो नागरिकता अधिनियम भारत में 1955 में पारित हुआ था दोस्तों। 1955 में 5 प्रकार से भारत की नागरिकता को प्राप्त किया जाता है, 5 प्रकार से प्राप्त किया जाता है नागरिकता को, और 3 प्रकार से नागरिकता को समाप्त भी किया जा सकता है। 5 प्रकार से यदि बात करें तो जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीयकरण के आधार पर या भूमि अर्जन के आधार पर 5 प्रकार से नागरिकता को प्राप्त किया जाता है। 3 प्रकार से त्यागा भी जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है। पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है तथा यह किसके बीच में अव्यवस्थित है? आपको बताना है कि पृथ्वी जो है वो सूर्य से तीसरा ग्रह है। आपको बताना है ये है सूर्य, बिल्कुल डायग्राम से देख लेते हैं। ये है बुध, इसके बाद आता है शुक्र, शुक्र के बाद आता है पृथ्वी और पृथ्वी के बाद आता है मंगल। तो अब आप मुझे बताइए कि पृथ्वी जो है वो किनके बीच में है, शुक्र के और मंगल के, या मंगल के या शुक्र के? एक ही बात है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शुक्र एवं इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर आपको बताना है शुक्र एवं मंगल। शुक्र एवं मंगल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, शुक्र एवं मंगल के बीच में है दोस्तों। तीसरे नंबर पर पृथ्वी आती है और शुक्र को सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन, सौंदर्य का देवता, इन नामों से जाना जाता है। मंगल को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। और उसके बाद में बुध सबसे करीब होता है किसके? सूर्य के। लेकिन सबसे गर्म इनमें शुक्र है। बुध बेशक सूर्य के करीब है लेकिन गर्म कौन सा है? शुक्र है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी गैसें पाई जाती हैं बहुत अत्यधिक ज्वलनशील हैं जो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्त की बात हो रही है दोस्तों। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे चुनाव आयोग की। तो भारत में चुनाव आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था है और निष्पक्ष चुनाव कराना इसका पूर्ण उद्देश्य होता है। भारत में यदि निष्पक्ष चुनाव होते हैं तो समझ लीजिएगा एक बेहतरीन लोकतंत्र का उदाहरण इससे बड़ा और कोई भी नहीं हो सकता है। संवैधानिक निर्माताओं ने एक बात कही थी कि भारत में ऐसे 3 से 4 पद हैं जो अगर बेहतरीन कार्य करें तो भारत में लोकतंत्र को कभी भविष्य में कोई खतरा नहीं हो सकता है। उनमें सबसे पहला चुनाव आयोग ही आता है। और चुनाव आयोग यदि निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराता है तो वही व्यक्ति चुनाव में जीतता है जो वाकई में एक्चुअल जीतने के लायक होता है। वरना उसका एग्जाम्पल आप 1975 का जान सकते हैं, इंदिरा गांधी का चुनाव। अभी पीछे असम में चुनाव हुए थे लोकसभा के, 86 वोट डलने थे और 286 डल गए थे। टोटल वहां पर 86 वोट थे और 286 डल गए थे। बड़ी बात है अपने आप में। ऐसे में चुनाव आयोग की हम बात कर रहे हैं। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वर्तमान में वो दिल्ली के अंदर है, नई दिल्ली में। और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं दोस्तों, अगर प्रथम अध्यक्ष की हम बात करें तो प्रथम अध्यक्ष इसके सुकुमार सेन थे। सुकुमार सेन, सुकुमार सेन इसके फर्स्ट अध्यक्ष थे। और यदि इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें दोस्तों तो महिला अध्यक्ष इसकी प्रथम रमा देवी थी, जो एक कार्यवाहक के तौर पर चुनी गई थी और 1990 के आसपास रमा देवी। ऐसे में अगर प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो याकूब कुरैशी थे, लेकिन अब हम बात करेंगे वर्तमान अध्यक्ष की। तो वर्तमान में अध्यक्ष हैं इसके राजीव कुमार है, शायद राजीव कुमार।
यही सही होगा। ठीक है, तो चुनाव आयोग, अब हम बात करते हैं, ये एक संवैधानिक निकाय है और संवैधानिक निकाय के आधार पर ये भारतीय संविधान के भाग 15 के अंतर्गत आता है और भाग 15 में ये आर्टिकल नंबर 324 से लेकर 329 तक इसका प्रावधान है। ये सूची जारी करता है और अगर आपसे पूछा जाए कि ये चुनाव किन किन का कराता है, तो ये चुनाव कराता है दोस्तों राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, ऐसे में, और ये चुनाव कराता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद के दोनों सदनों का, और संसद में दोनों सदन आ गए राज्यसभा और लोकसभा। ऐसे में ये एमपीओ के चुनाव कराता है, ये मुख्य चुनाव कराता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अगर लगातार बाजार में कीमतें वृद्धि कर रही हैं, लगातार आसमान छू रही हैं, मतलब महंगाई, कुल मिला के कहने का मतलब है महंगाई। तो बताइए महंगाई का कारण क्या है? मंदी है, मुद्रास्फीति है, अति उत्पादन है, या कीमत में भी भेद है? तो आपको बताना है दोस्तों, इसको कहते हैं इन्फ्लेशन। इसका मतलब होता है कि यदि मुद्रा प्रसार भी जिसको कहा जाता है, मुद्रा का प्रसार अधिक हो गया है, यानी कि मुद्रा अधिक छप गई है या मुद्रा अधिक मार्केट में आ गई है, तो मुद्रा अधिक आने से महंगाई होती है। अब मुद्रा अधिक आने से महंगाई कैसे होगी? अब आप बताइए, ये ए है और ए के पास बहुत अधिक मुद्रा है, उसकी जेब में आगे पीछे सब जगह पैसे रखे हुए हैं। अब ए मार्केट जाता है, अब जब ए की हर जेब में पैसे हैं, तो आप मुझे बताइए कि ए जाने के बाद क्या बार्गेनिंग करेगा? 2 रुपए की चीज को 9 रुपए में खरीद लेगा और दिखाने का प्रयास करेगा कि हम बहुत पैसे वाले हैं। ऐसे में ये ए की वजह से मार्केट में क्या आ जाएगी? महंगाई आ जाएगी। इसका मतलब है कि पैसा अधिक, महंगाई अधिक। इसका मतलब है मुद्रास्फीति, अर्थात मुद्रास्फीति यानी कि मुद्रा प्रसार। ठीक है, तो ऐसे में इसका जो सही उत्तर होगा वो मुद्रास्फीति है। पैसा अधिक होने पर महंगाई भी अधिक हो जाती है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न है, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों बहुत बार बता चुका हूं अपनी पुरानी क्लासों में भी कि क्रिकेट से संबंधित कौन से हैं, दिलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, इस तरह से हॉकी से कौन कौन से हैं, टेनिस से कौन कौन से हैं, क्रिकेट से कौन कौन से हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉल। रोवर्स कप फुटबॉल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। पुरानी क्लास में जाकर देख लीजिएगा, पूरी लिस्ट बना के मैंने दे रखी है इसकी। भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाले एकमात्र पाकिस्तानी कौन है? पाकिस्तान की बात कर रहे हैं दोस्तों और भारत रत्न की बात आ रही है। तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान है। ऐसे में इससे ऊपर और कोई भी देश के अंदर सम्मान नहीं है और ये उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाता है जो असाधारण योगदान करते हैं, बेहतरीन योगदान करते हैं देश के लिए। ऐसे में यदि बात करें इसकी, तो ये जनवरी 1954 में स्टार्ट हुआ था और 1954 में स्टार्ट होने के बाद ये सबसे पहले भारतीय जो थे वो उनको मिला था फर्स्ट भारतीय, और उनका नाम था सर्वपल्ली राधाकृष्ण। और यदि आपसे पूछा जा रहा है कि प्रथम विदेशी कौन थे, तो प्रथम विदेशी थे, यानी कि 2 विदेशी थे जिनको ये दिया गया था विदेशी, और उन 2 विदेशियों का नाम है, एक का नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान, और इनको दिया गया था 1987 में। और दूसरे नंबर के विदेशी हैं दोस्तों नेल्सन मंडेला, और नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के हैं, इनको दिया गया था 1990 में। तो दोनों विदेशी हैं। 2 विदेशियों को अब तक भारत रत्न दिया जा चुका है, 5 महिलाओं को दिया जा चुका है, 12 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया जा चुका है। ऐसे में हम बात करते हैं, इसका सही उत्तर होगा अब्दुल गफ्फार खान, अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, मैकमोहन अंतरराष्ट्रीय रेखा किन 2 देशों के मध्य है? तो दोस्तों मैकमोहन की बात आ रही है, आपको बताना है मैकमोहन किन 2 देशों के मध्य है। तो मैकमोहन भारत और आपको बताना है किन 2 देशों के मध्य। ये है दोस्तों हमारा प्यारा भारत। ऐसे में आपको बताना है कि किन 2 देशों के मध्य है। यहां से लेकर यहां तक चाइना का बॉर्डर लगता है चीन, यहां से लेकर यहां तक पाकिस्तान है, यहां से लेकर यहां तक की अगर हम बात करें, तो दोस्तों बिल्कुल सही प्रकार से देख लेना आप, ये है भारत और यहां से लेकर यहां तक चीन लगता है, और ये है अफगानिस्तान, सबसे कम दूरी बनाता है अफगानिस्तान। यहां पर है नेपाल, यहां पर भूटान, यहां पर म्यांमार और यहां पर बांग्लादेश।
तो इस तरीके से टोटल देश हमारे साथ में 1 2 3 4 5 6 7 देश जो है स्थलीय सीमा बनाते हैं, उन्हीं में एक पाकिस्तान है। यहां से लेकर यहां तक जो पाकिस्तान की सीमा रेखा है जो डिवाइड करती है, उसको जाना जाता है मैकमोहन रेखा के नाम से, मैकमोहन रेखा के नाम से, जो पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के मध्य है वर्तमान में, पहले भारत और अफगानिस्तान के मध्य थी, उसको कहते हैं डूरंड रेखा, डूरंड रेखा। और जो भारत और पाकिस्तान के मध्य है उसको कहते हैं वर्तमान में रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा। भारत और बांग्लादेश के मध्य जो रेखा है उसको कहते हैं 0 डिग्री रेखा, 0 डिग्री रेखा। तो दोस्तों ये कुछ निर्धारण करती हैं सीमाओं का। बहुत सारी ऐसी भारत में एवं अन्य जगह पर विदेशों में भी रेखाएं हैं जो एक जगह से दूसरी जगह को बांटने का कार्य करती हैं। तो चलिए बात करते हैं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और चीन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न है आपके सामने, भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, संप्रभु यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व, प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये जो शब्द लिया गया है ये दोस्तों आयरलैंड से लिया गया है और इसका मतलब होता है कि हमारा देश अपने फैसले लेने में एकदम सक्षम है, किसी दूसरे देश के ऊपर डिपेंड नहीं है। अगर कोई भी पड़ोसी राज्य देश, पड़ोसी देश अगर दिक्कत करता है किसी भी प्रकार की भविष्य में, कि अगर युद्ध की स्थिति बनती है या अन्य किसी कारण की स्थिति बनती है, तो ऐसे में अपने फैसलों को स्वयं लेता है। संपूर्ण प्रभुत्व है, लोकतांत्रिक गणराज्य है, सारी की सारी जनता के अंदर पावर है, जनता जिसे चाहेगी उसको नियुक्त करती है। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना जाने वाला शासन ही भारत में चलाया जाता है। ऐसे में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न तो जब बना जब 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया। अब पूर्ण रूप से जब लागू हुआ तो प्रत्येक भारतीय को समान दर्जा मिल गया। हर एक भारतीय कैसा हो गया? समान हो गया। प्रत्येक भारतीय को मौलिक अधिकार मिल गए, फंडामेंटल राइट मिल गए। कितने मिले? 7। और प्रत्येक भारतीय को मौलिक कर्तव्य तो बाद में मिले, इनमें से एक माइनस हो गया, वर्तमान में 6 बचे हैं। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। फिर 1976 में मौलिक कर्तव्यों की जरूरत पड़ी तो फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ दी गई, कितनी? 10। फिर उसमें एक प्लस कर दिया गया तो अब वर्तमान में 11 हो गई हैं। अब आपसे पूछा जाएगा वर्तमान में फंडामेंटल ड्यूटी कितनी है? 11। फंडामेंटल राइट कितने हैं? 6। प्रत्येक भारतीय को दिए गए हैं, बिल्कुल सही है। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व लोकतांत्रिक कब बनाया गया? 26 जनवरी 1950 को बनाया गया, जब हमारे देश का संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की बात आ रही है दोस्तों, आईसीजे की बात आ रही है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। ये यूएन का ही एक पार्ट है। मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था कि यूएन के, यूनाइटेड नेशन के 6 अंग हैं, उनमें से जैसे सुरक्षा परिषद और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, महासभा, आर्थिक सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, इस तरीके से टोटल 6 उसके अंग हैं। उनमें से ही एक आईसीजे है। और आईसीजे की अगर हम बात करें तो आईसीजे का मुख्यालय है द हेग में। और द हेग कहां पड़ता है दोस्तों? द हेग पड़ता है नीदरलैंड में, नीदरलैंड। और अगर मैं बात करूं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आईसीजे में प्रथम भारतीय जज, प्रथम भारतीय जज, प्रथम भारतीय जज का आपको नाम बताना है, वीएन राव, वीएन राव इनका नाम था दोस्तों, वेनेगल नरसिंह राव। और प्रथम भारतीय थे, सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद दूसरे ऐसे शिक्षित व्यक्ति थे जो अपने आप में दमदार थे। ऐसे में पहली बार ये आईसीजे के पहले भारतीय जज बनते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में आईसीजे के अंदर हमारे देश के हैं दलवीर भंडारी, दलवीर भंडारी, ये वर्तमान में जज हैं, दलवीर भंडारी। अब आपसे पूछा जाएगा कि सर जज का कार्यकाल कितना होता है वहां पर, तो जज का कार्यकाल 9 साल होता है दोस्तों वहां आईसीजे का मुख्यालय कहां है? द हेग में है, नीदरलैंड में है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, गीत गोविंद नामक पुस्तक किसकी है? तो गीत गोविंद नामक पुस्तक आपको बतानी है, जयदेव की है, यशपाल की है, अज्ञे की है या दंडी की है? तो दंडी भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण लेखक रहे हैं, इनकी बहुत बेहतरीन रचनाएं रही हैं। अज्ञे की है कितनी नावों में कितनी बार, यशपाल की भी काफी सारी रचनाएं हैं, लेकिन इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जयदेव। गीत गोविंद जयदेव की रचना है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, हमारा देश संवैधानिक नाम क्या है? हमारे देश का संवैधानिक नाम क्या है? भारत है, हिंदुस्तान है, आर्यव्रत है या भारत अर्थात इंडिया है? तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत को किन किन नामों से जाना जाता है, तो भारत को भारत से भी जाना जाता है, हिंदुस्तान से भी जाना जाता है, आर्यव्रत से भी जाना जाता है,
आर्यों के कहने से आर्यव्रत बना, और ईरानियों के आने से हिंदुस्तान बन गया, और भारत के आने से भारत भरत के नाम पर भारत पड़ गया। लेकिन हमारा संवैधानिक नाम है दोस्तों भारत अर्थात इंडिया। हमारे संविधान के भाग नंबर एक के आर्टिकल नंबर 01 में ही ये बात कही गई है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, अर्थात भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है। ठीक है, राज्य जो हैं वो भारत के, वो अपने आप में कुछ भी नहीं है, वो उनके साथ में देश के कोई समझौता नहीं है। राज्य जो है वो विनाशी है और भारत अविनाशी है। राज्यों का कोई समझौता नहीं है। भारत जब भी चाहेगा राज्य को 1 से 2 कर देगा, 2 से 1 कर देगा, नाम बदल देगा, सीमाएं बदल देगा, इसलिए कोई एग्रीमेंट नहीं है। भारत है केवल, भारत अजर अमर है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। और राज्य विनाशी है, भारत अविनाशी है, अर्थात भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु क्या है दोस्तों? भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु आपको बतानी है। वोट पहले 21 वर्ष का व्यक्ति देता था, लेकिन इसको 61वां संविधान संविधान में किया गया। और किया कब गया? 1989 में। उस समय यहां पर प्रधानमंत्री थे पीएम मिस्टर राजीव गांधी। अब ऐसे में राजीव गांधी की सरकार में इसको वोट डालने की जो आयु थी दोस्तों, वो वोट डालने की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अब वर्तमान में प्रत्येक भारतीय युवा जो 18 वर्ष का है, वो चुनाव आयोग की लिस्ट के अनुसार वोट डालने के लिए एलिजिबल है। वह अपने मत का प्रयोग करेगा और देश में आने वाली भविष्य की राजनीति का चुनाव करता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही उत्तर है। आज वर्तमान में 7 देश ऐसे हैं जिनमें 21 वर्ष के व्यक्ति वोट देते हैं और 5 देश ऐसे हैं जिनमें 16 वर्ष के व्यक्ति देते हैं। 90% लोग देश ऐसे हैं जिनमें 18 वर्ष के व्यक्ति ही वोट देते हैं। चलिए, निम्न में से किसको विश्व की लघु संसद कहा जाता है? दोस्तों अभी मैंने आप लोगों को बताया था यूएन यूनाइटेड नेशन 24 अक्टूबर को इसकी स्थापना हुई 1945 में। इसका जो मुख्यालय है दोस्तों, हेडक्वार्टर, वो न्यूयॉर्क में है। और न्यूयॉर्क कहां पड़ता है? न्यूयॉर्क पड़ता है यूएसए में। यूएसए मतलब अमेरिका। और इसके वर्तमान में हेड कौन है? इसके वर्तमान में हेड है एंटोनियो गुतेरस। और एंटोनियो जो गुतेरस है वो कहां के हैं? वो है पुर्तगाल के। और पुर्तगाल का पहला व्यक्ति था जो भारत में सबसे पहले आया था, उसका नाम आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। अब हम बात करते हैं आगे कि इसमें वर्तमान में 193 देश हैं। और 193 देशों की बात करें तो यूएन के अनुसार यूएन के 6 अंग हैं। और 6 अंग मैंने आप लोगों को बताए थे, जैसे सुरक्षा परिषद, महासभा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, और इस तरीके से कुल 6 भाग हैं। उन्हीं में से एक भाग है दोस्तों, निम्न में से किसको विश्व की लघु संसद कहा जाता है? तो लघु संसद कहा जाता है सुरक्षा परिषद। इसका सही उत्तर होगा सुरक्षा परिषद, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। सुरक्षा परिषद को लघु संसद के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। तो दोस्तों ये हमारे आज के 15 प्रश्न थे जो कंप्लीट हो गए हैं। आशा करते हैं कि विभिन्न परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। मिलते हैं फिर से नई क्लास में नए उत्साह और नए जोश के साथ में, अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।